अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसके अंदर आपको क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको हर क्वेश्चन की शर्त को जो है कैसे भी करके द्विघात के समीकरण के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो ज्ञात करना अलग चीज़ है, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है, ठीक है ना। बस यही इतना ही रूप ला के आपको सॉल्व कर देना है। ये भले ही इतना कह रहा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई हमको जो है मान कर इसके सामने क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास में द्विघात समीकरण की एक जो फॉर्म है वो आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो हमारे को जरूरत पड़ती है लंबाई और चौड़ाई की, और यहाँ पर देखो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब जो बाद में आने वाली चीज़ है उसको एक्स मानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई जो है बाद में आ रही है, तो माना कि यहाँ पर अपन क्या मानेंगे कि माना कि आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई जो बाद में आई है, चौड़ाई जो है उसको आप x मानेंगे, चौड़ाई मान ली x। अब देखो लंबाई क्या कह रहे थे, तो वापस एक बार शर्त पर ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। ये जो लंबाई है देखो ये क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से। तो देखो चौड़ाई तो यहाँ पर x है, तो x की दुगुनी और इससे भी एक अधिक, मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा। अब हमारे पास में जो क्षेत्रफल है आयत का, क्षेत्रफल कितना देर का, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रश्नानुसार इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे को पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, क्योंकि देखो ये आयताकार भूखंड है, तो इसका मतलब आयत का ही क्षेत्रफल का फॉर्म लगा, मतलब सूत्र लगाएंगे, आयत का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर अपन इसको यही जो है इसको ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सिंपल तरीके से एक शब्द लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमने जो है क्या मानी है, लंबाई जो हमने बनाई है 2x + 1 और चौड़ाई हमारे पास में x मानी थी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब 2x + 1 इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर चौड़ाई है x और बराबर किसके है, क्षेत्रफल के तो है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 528। अब इसको जो है सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो द्विघात की समीकरण बनेगी। अब देखना, इस x को इधर से गुणा करो और इस x को भी जो है इससे भी गुणा करो। तो इसको तो ऐसे ही करता ना, इसको इससे और इसको इससे। तो x को 2x से करने पर 2x का स्क्वायर, x को 1 से करने पर प्लस का 1 और उधर जो है 528 है। अब द्विघात समीकरण बनानी है तो मैं एक बार इसका व्यापक रूप लिखना चाहूँगा, ax² + bx + का c बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो 0 कब बन सकता है, जब अपन जो है इस अचर पद को इधर ट्रांसफर कर दे। तो ट्रांसफर करने पर इसको मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा ना, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 2x² अपनी जगह पे ही है, प्लस का x भी अपनी जगह पे है, ये प्लस का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो माइनस का 528 जो है आ जाएगा, उधर 0 बच जाएगा। तो देखो ये जो है बिल्कुल व्यापक द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, क्योंकि देखो 2 घात आ चुकी है, bx वाला भी पद है और एक कांस्टेंट भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में जो है द्विघात समीकरण का एक रूप आ चुका है। अगला वाला तो बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो कर्मागत मतलब कर्मानुसार, जैसे मैं एक के बाद में क्या लिख सकता हूँ, दो के बाद में 3, मतलब कंटिन्यू एक एक जुड़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक आप जो है x मान सकते हो। अब देखो दूसरा इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि एक में एक जुड़ रहा है तो 2 आ रहा है, 2 में एक जुड़ रहा है तो 3 आ रहा है। तो देखो द्वितीय पूर्णांक क्या मानेंगे अपन, तो द्वितीय पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। द्वितीय पूर्णांक हमारे पास में क्या होगा, x + 1 हो जाएगा, तो x + 1। अब प्रश्नानुसार देखो ये कह रहा है कि इसका गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार x और x + 1 का गुणनफल 306 होगा। तो x और x + 1 का जो गुणनफल है वो 306 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 306। अब कांस्टेंट को जो है हमेशा अपने को पक्षांतर करना पड़ता है, तो ये इधर आ जाएगा। तो x² + x
माइनस का, यानी ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 306 बराबर में इसके 0। तो देखो ये द्विघात बहुपद जैसा लग रहा है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा फॉर्म बना रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में एक फॉर्म आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है तीसरा इसका ही, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपने को रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उसको x मानना पड़ेगा। माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है आप उसको x वर्ष मानेंगे, x वर्ष। अब देखो ये क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जो माँ की आयु वो क्या होगी कि रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे, तो माँ की आयु जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब रोहन के अंदर 26 वर्ष जुड़ जाएंगे, x प्लस 26 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन की जो दूसरी शर्त है वो क्या कह रही है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन के अंदर भी आप 3 जोड़ दो और माँ की आयु के अंदर भी 3 जोड़ना है। तो देखो द्वितीय कंडीशन से या फिर मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, दूसरी स्थिति से 3 वर्ष पश्चात या बाद में उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 360। तो देखो 3 वर्ष पश्चात की बात करें, इसका मतलब रोहन की आयु में भी 3 वर्ष जोड़िए। तो यहाँ पर लिखना चाहूँगा, दोनों की आयु वापस लिखेंगे बार, रोहन की आयु कोष्टक में लिखना 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा ये, x प्लस 3 वर्ष रोहन की आयु। और जब रोहन 3 साल बड़ा हो रहा है तो उसकी माँ भी 3 साल बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो माँ की जो आयु है वो माँ की आयु के अंदर 3 वर्ष जोड़ना है, मतलब x प्लस 26 के अंदर भी आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो देखो 26 और 3 क्या हो जाएंगे, x प्लस 29 वर्ष। तो अब जो है ये जो आयु निकले ना, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 360 के बराबर लिखा जाएगा। तो मैं एक बार लिखना चाहूँगा, प्रश्नानुसार जो नई कंडीशन बनी है 3 वर्ष के बाद में उनकी गुणनफल, ठीक है ना। तो x प्लस 3 का गुणनफल जो है x प्लस 29 के साथ में बताना है, और ये किसके बराबर है, 360 के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, डिग्री नहीं है, 360 ही है यहाँ पर x। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि x को पूरी वैल्यू से इंटू करना है, तो मतलब x को x से इंटू करने पर x स्क्वायर, x को 29 से इंटू करने पर 29x, 3 को x से इंटू करने पर 3x, और 3 को 29 से इंटू करने पर 87 आएगा, उधर है 360। अब क्या करो, आप पक्षांतर कर दो, ठीक है। पहले समान पदों को जोड़ दो, 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो x स्क्वायर 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस का 87, और उधर है 360। अब इस 360 को जो है आप इधर पक्षांतर करवा दो, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, और उधर रह जाएगा 0। अब क्या करो, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो माइनस का 360 है, प्लस का 87 है, प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो 360 में से 87 निकलेगा तो आएगा माइनस का 273। कितना आएगा, माइनस का 273, क्योंकि देखो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 5 में से 8 जाता नहीं था, ये मतलब कैसे भी करके जो है यहाँ पर जो है 273 ही आने वाला है, और इसके बराबर में है 0। तो ये हमारे पास में जो है द्विघात बहुपद समीकरण का रूप बन चुका है। अगला वाला करते हैं। अब देखो अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने लायक है ये। अब देखो ये सवाल जो है एग्ज़ाम आने लायक क्यों है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, और जो स्टूडेंट है इसके अंदर गलती क्या कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ नहीं आ रही कि वो चाल को बराबर में रखे या समय को बराबर रखे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी वाहन का सवाल आ रहा है, चाहे उसमें रेलगाड़ी आ जाए, चाहे नाव आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वाहन का सवाल आ रहा है और चाल की बात कर रहा है, तो आपको वहाँ पे समय का सूत्र लगाना है। देखो यहाँ पर मैं एक बार लिखना चाहूँगा, चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय होता है ना, दूरी बट्टा समय। और अगर मेरे को इसी सूत्र से समय का फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, चाल और समय को एक दूसरे के स्थान पर
लिख देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे। तो ये इधर समय आ जाएगा, इधर जाएगा चाल। तो जो समय का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो इस फॉर्मूले का जो है आपको पालन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी वाहन दे रखा है उसके चाल मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माना कि आंसर लिखना चाहूँगा, माना कि रेलगाड़ी की जो है वो चाल बराबर है, उसको x मानना पड़ेगा क्योंकि अज्ञात चीज़ है तो उसको x ही मानेंगे। तो x, अब देखो चाल को कैसे मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मापते हैं। तो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो पहली कंडीशन है उससे अपन समय का सूत्र निकाल रहे हैं, यानी समय मतलब उसको समय निकालना आपको, ठीक है ना। तो समय के सूत्र से, या फिर समय सूत्र से आपको इतनी दूरी का समय निकालना है, ठीक है ना। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी यहाँ पर देखो कितनी है, 480 बट्टा चाल कितनी मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 480 बट्टा x। अब देखो इसको अगर आप तरीके से करना चाहो ना कि किलोमीटर को काट रहा है, तो हमेशा जो समय है वो घंटे के अंदर लिखा जाता है। तो इसको फिलहाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे भी करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला या फिर छोटा सा मैं तरीका समझाना चाहूँगा कि आपको किसके सामने क्या चीज़ लिखनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो आप लंबाई को किस तरह से बता रहे हो कि चौड़ाई के अंदर 3 जोड़ रहे हो, ना कि लंबाई के अंदर ही 3 जोड़ रहे हो, है ना। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब चौड़ाई के अंदर 3 जोड़ के लंबाई के सामने लिख रहे हो आप। तो जो अगली कंडीशन है आपको इस तरीके से ही सॉल्व करनी है कि कैसे करनी है आपको, कि जो अगली कंडीशन है या दूसरी स्थिति से देखो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो रही है। इसका मतलब देखो दूरी तो वही है, यानी दूसरा समय, यानी देखो यहाँ पर मैं इसको t1 दे दूंगा और दूसरा समय जो निकालना है t2 है। दोनों बार समय देखो यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में t1 मान लिया मैंने, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो कंडीशन होगी इसमें t2 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो दूरी तो वही है, चाल बदल रही है। तो चाल यहाँ पर x है, अब कम हो रही है, इसका मतलब x में से 8 निकल रहा है, और ये कह रहा है कि 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार क्या समीकरण बनेगी, प्रश्नानुसार देखो समीकरण क्या बनेगी, देखो t2 हमारे पास में है, t1 भी हमारे पास में है। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो लंबाई के सामने चौड़ाई में 3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है कि जो t2 है ना, ये t2 यहाँ पर देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 480 बट्टा x माइनस 8। तो यहाँ पर जो है ये जब चाल कम हो रही थी तो ये जो 3 घंटे अधिक ले रही थी वो पहले चली गई दूरी में 3 घंटे अधिक जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो 480 बट्टा x प्लस का 3, इस तरह से आपको समीकरण बनानी है। सब सिंपल है, पहले t1 आप निकाल दो, फिर t2 निकाल दो। अब t2 के सामने जो है t1 के अंदर वो जो एक्स्ट्रा समय ले रहा है वो जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको ऐसे समझना है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, तो चौड़ाई के अंदर आप 3 जोड़ते हैं ना कि लंबाई के अंदर l+3 करके आप b लिखते हो, ये तो नहीं लिखते हो ना। तो यही तरीका रहेगा कि जब चाल कम हो रही थी तो जो पहले दूरी तय कर ली थी और जो समय लग रहा था उसके अंदर ही वो एक्स्ट्रा समय जुड़ेगा। जो ये कह रहा है ना कि 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो ये अधिक पहले की तय की गई दूरी में लगाना है। अब क्या करना, देखो हमारे पास में समीकरण आ चुकी है। अब पक्षांतर करेंगे x वाले पद की तरफ, x वाला पद। तो यहाँ पर अपन देखो ध्यान रखना, अब देखो इसके आगे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखो 480 बट्टा x माइनस 8 बराबर में है 480 बट्टा x प्लस का 3। अब आप क्या करो कि जो x वाले पद हैं इनको आप साथ साथ में लिखने का प्रयास करो। तो ये देखो x वाला पद, ये भी x वाला पद, तो हम पक्षांतर कर देंगे। तो इधर इसका मतलब है कि 480 बट्टा x माइनस 8 के अंदर जो है ये पूरा वाला पद जो है इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा और उधर खाली क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे कि इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू और इन दोनों को एक दूसरे से इंटू करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस तीर वाले निशान को समझ लो आप कि इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से, और दोनों हरों को एक दूसरे से, ठीक है ना। तो x इंटू 480 क्या बनेगा, 480 x, और ये देखो माइनस का 480 जो है
x माइनस 8 से इंटू होगा, क्योंकि ये x माइनस 8 जो है उधर जाके इंटू हो रहा है माइनस के 480 से, तो x माइनस 8, और ये दोनों हर भी एक दूसरे से इंटू हो जाएंगे। x माइनस 8 जो है x से इंटू हो जाएगा और उधर बराबर में जो है 3 है। अब आप देखो ध्यान से इसको समझना है, 480x, अब ये देखो माइनस का 480 x से इंटू के बनेगा माइनस का 480x, ये माइनस का 480 माइनस के 8 से इंटू के बनेगा प्लस का, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस इंटू के बनेगा 3640 यानी 3640, और देखो नीचे क्या बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 8 इंटू एक्स माइनस का 8x और बराबर में है 3। अब क्या करो कि इस वैल्यू को जो है उधर ट्रांसफर कर दो, यानी वज्र गुणा करा देते हैं। तो 480x माइनस 480x प्लस का 3640, ये पूरी वैल्यू उधर जाके 3 से इंटू हो जाएगी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इधर बचेगा खाली प्लस का 3640, और ये इसे इंटू के बनेगा 3x स्क्वायर, और ये देखो 3 आटा 24, 24x। अब देखो इसको द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और उधर ये जो है प्लस का उधर जाके बनेगा माइनस का 3640, तो ये हमारा द्विघात बहुपद समीकरण जो है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं लास्ट के अंदर एक बार फॉर्मूला समझाना चाहूँगा कि जो T2 होता है वो T1 के अंदर ही एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है वो जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, इसको ऐसे समझना है, ठीक है ना।